साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन के बेस पे उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्सडॉर्फ अपने माता पिता की डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव्स ने हांस के पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्जरलैंड के लड़के से दोस्ती हुई जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। और ये सब जान के हांस के अंदर से आवाज आई कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है। इसीलिए 1900 में केवल 19 साल की एज में वो जर्मनी छोड़ के स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़े। स्विट्जरलैंड में उन्हें क्यूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब मिल गई। यहाँ उनका काम था डेली कई 100 पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना। और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। 1903 में उन्होंने लंदन जाके सेटल होने का डिसीजन लिया, लेकिन इसी जर्नी में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले हुए पूरे 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लंदन पहुंच के उन्होंने एक दूसरी वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ले ली और अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉच मेकिंग कंपनीज अपनी वॉचेस को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पे फोकस कर रही हैं, जबकि कस्टमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हांस के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कैपिटल के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और इसी तरह 1905 में एस्टैब्लिश हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रैवलर्स को एक वॉच कैरी करने की बहुत जरूरत होती है ताकि वो टाइम पे ट्रेन्स या बसेस पकड़ सके और अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंच सके। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉच बनाने का फैसला किया। उन्होंने नॉर्मल वॉचेस के कंपैरिजन में इस वॉच का साइज छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स इसे इजिली कैरी कर सके और साथ में इसका पाउच हाई क्वालिटी लेदर से बनाया ताकि प्रीमियम दिखने के साथ साथ ट्रैवलिंग के दौरान ये टूटे नहीं। उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच और कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल हुई। इवन दो हांस ने कंपनी की शुरुआत एक पॉकेट वॉच बनाने से की थी, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉचेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगी। इसीलिए हांस ने अब अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने में डाल दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के कस्टमर्स रिस्ट वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका परसेप्शन था कि रिस्ट वॉचेस केवल फीमेल्स पहना करती हैं, लेकिन हांस कस्टमर के इसी परसेप्शन को बदलना चाहते थे। 1906 में हांस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेल्स और फीमेल्स ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद करते थे और यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उन्होंने मार्केट में सिल्वर और गोल्ड रिस्ट वॉचेस लॉन्च की जिनकी स्ट्रैप्स लेदर की नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट्स जैसे दिखते थे। साथ ही साथ उन्होंने इन वॉचेस को रिस्ट वॉचेस नहीं कहा बल्कि उन्हें ब्रेसलेट वॉचेस की तरह ब्रांड किया और इसी स्ट्रेटजी के चलते पूरे ब्रिटेन में उनकी वॉचेस पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हांस ने देखा कि मार्केट में सभी वॉचेस के ऊपर उन्हें बनाने वाले का ही नाम लिखा होता था, लेकिन अब हांस चाहते थे कि उनकी वॉचेस का खुद का एक नाम हो, एक ऐसा नाम जो इतना शॉर्ट हो कि वॉच फेस पे नीटली फिट हो जाए और किसी भी लैंग्वेज में इजिली प्रोनाउंस किया जा सके। उन्होंने अलग अलग अल्फाबेट्स को कंबाइन करके 100 से ज्यादा नाम बनाए और इसी तरह उनके दिमाग में एक प्लेजेंट साउंडिंग नाम आया। वो नाम था रोलेक्स। 1908 में उन्होंने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। वैसे आज भी रिस्ट वॉचेस केवल टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल लुक्स और पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए भी यूज होती हैं। लेकिन एक एक्सपेंसिव वॉच भी आपके लुक्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट ना। रोलेक्स वॉचेस की सेल्स तो काफी अच्छी थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। एक्चुअली रिस्ट वॉचेस के मूवमेंट्स काफी छोटे होते थे, जिस कारण कोई भी एक परफेक्टली एक्यूरेट मूवमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हुआ था। 1910 तक हांस
हांस अपनी वॉचेस के मूवमेंट्स को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हांस ने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का ठान लिया। उन्होंने अपने आप को हॉरोलॉजी की पढ़ाई में डुबा दिया, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग्स की और खुद को मूवमेंट्स का एक्सपर्ट बना लिया और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। वहां इस पे रिगरस टेस्ट हुए, जिसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। बेसिकली हांस ने वर्ल्ड का सबसे एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट बना लिया था। इस इनोवेशन के चलते रोलेक्स की रेपुटेशन काफी बढ़ गई और अब उनकी वॉचेस केवल ब्रिटेन नहीं बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होने लगी। 1914 तक हांस ने ब्रिटेन में विल्सडॉर्फ एंड डेविस के मल्टीपल ऑफिसेस सेटअप कर लिए थे। 60 से ज्यादा एक्सेप्शनल लोगों की टीम भी तैयार कर ली थी और बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर एक मेजर इवेंट ने उनकी ग्रोथ स्टोरी में ब्रेक लगा दिया, वर्ल्ड वॉर 1। वॉर का खर्च निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पे 33% की एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिस कारण रातों रात फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में रोलेक्स के प्राइसेस 33% से बढ़ गए और उनकी सेल्स क्रैश हो गई। इस क्राइसिस को सरवाइव करने के लिए हांस को अपनी पूरी कंपनी को ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक तो रोलेक्स केवल उनकी वॉच ब्रांड का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड आके उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रोलेक्स वॉच को लिमिटेड कर दिया और अपने कई बिजनेस ऑपरेशंस को वापस जीरो से स्टार्ट किया। वॉर के चलते लग्जरी वॉचेस का मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन तभी हांस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। सडनली वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाली आर्मीज की तरफ से रिस्ट वॉचेस की बहुत डिमांड आ रही थी। एक्चुअली वॉर के दौरान सभी सोल्जर्स को टाइम देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो सभी अपने एक्शंस जैसे कब फायर करना है, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए। ऐसे में टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉचेस को यूज करना प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि केवल टाइम देखने के लिए सोल्जर्स को अपनी राइफल नीचे रखनी पड़ती थी, कोट खोलना पड़ता था और फिर वॉच निकालनी पड़ती थी। इसीलिए आर्मीज रिस्ट वॉचेस पे शिफ्ट होने लगी, जिसमें टाइम देखना बहुत आसान था। इसे देखते हुए रोलेक्स ने सोल्जर्स के लिए अपनी ट्रेंच वॉचेस लॉन्च की। इन वॉचेस का ग्लास अनब्रेकेबल था और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इसमें लुमिनेसेंट रेडियम आवर हैंड दिया हुआ था, ताकि लो लाइट में भी सोल्जर्स टाइम देख सके। इन्हीं ट्रेंच वॉचेस ने रोलेक्स को वॉर के दौरान भी अच्छा बिजनेस करने में हेल्प किया। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को लोग अपनी अपनी कंट्रीज में हीरो की तरह मानते थे और जब लोगों ने अपने हीरोज को रिस्ट वॉचेस पहने देखा तो वो भी तेजी से रिस्ट वॉचेस पे शिफ्ट होने लगे। और जैसा हांस ने सोचा था, रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी भी रिस्ट वॉचेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी अगर डस्ट या पानी इनके अंदर चले जाए। और हांस अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो बेहद टाइट हो, इतना टाइट कि उसका मूवमेंट कभी भी डस्ट, हीट और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर से डैमेज नहीं हो पाएगा। हांस ने देखा कि अभी तक सभी वॉचेस एक स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनाई जाती हैं, मतलब वॉच के कंपोनेंट्स को सिंपली एक दूसरे के ऊपर फिट करके असेंबल किया जाता है, उसी तरह जैसे एक टिफिन बॉक्स को असेंबल किया जाता है। लेकिन इसी कारण वॉच में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, जिससे डस्ट और पानी अंदर चला जाता है। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस को डिजाइन किया, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स में ग्रूव्स होते थे, जिस कारण ये आपस में फिट नहीं बल्कि टाइटली स्क्रू हो जाते थे। साथ में हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रबर की रिंग्स होती थी, ताकि बचे हुए गैप्स भी फिल हो जाए। फाइनली इस वॉच का वाइंडिंग क्राउन एक सबमरीन के हैच की तरह पूरी बॉडी को आपस में टाइटली सील कर देता था। ये वॉच बिल्कुल एक ऑयस्टर की तरह बिना किसी इंटरनल डैमेज के अनलिमिटेड समय तक पानी के अंदर रह सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑयस्टर, द रोलेक्स ऑयस्टर। 1926 में लॉन्च होने वाली ये वॉच रिवॉल्यूशनरी थी और इसीलिए इसे प्रमोट करने के लिए भी रिवॉल्यूशनरी मार्केटिंग की जरूरत थी। हांस को पता चला कि मर्सिडीज ग्लाइड्स नाम की एक स्विमर है, जिनका क्लेम था कि इंग्लिश चैनल को तैर के क्रॉस करने वाली वो पहली वुमेन थी, लेकिन कई लोगों ने उनके इस क्लेम को झूठा ठहरा दिया था। इसीलिए उन्होंने खुद को साबित करने के लिए डिक्लेयर कर दिया कि वो फिर से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेंगी और इस बार पूरी दुनिया की मीडिया के सामने। हांस ने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और उन्हें पहला रोलेक्स ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया। रोलेक्स ऑयस्टर की वाटरप्रूफ कैपेबिलिटीज को प्रमोट करने के लिए मर्सिडीज अपनी स्विम के दौरान वॉच को अपने नेकलेस में अटैच्ड रखने वाली थी। उनके अटेम्प्ट की
शुरुआत काफी अच्छी हुई और करीब 10 घंटे तक तैरने के बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल का करीब 80% डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें तभी ही रेस्क्यू कर लिया गया। उनकी स्विम तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर को जब चेक किया गया तो वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थी। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद भी मर्सिडीज ग्लाइड्स अपने एफर्ट्स के चलते चारों तरफ पॉपुलर हो गई और उनके साथ साथ पॉपुलर हुई वर्ल्ड की पहली वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ऑयस्टर। हांस ने मर्सिडीज और रोलेक्स को अपने एड्स में भी एक साथ दिखाया। इसके अलावा हांस ने रोलेक्स के सभी रिटेलर्स के पास ऑयस्टर को एक फिश टैंक के अंदर रखकर डिस्प्ले किया, जिसमें रियल फिशेस भी होती थी। 1928 में उन्होंने मिस एवलिन ले नाम की टॉप ब्रिटिश एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। इनके एड्स में भी एवलिन ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी और उनका हाथ एक फिश टैंक के अंदर था। इतनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चलते रोलेक्स ऑयस्टर के वाटरप्रूफिंग फीचर्स काफी पॉपुलर हो गए और इसने रोलेक्स की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। लेकिन जहां पूरी दुनिया हांस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वहीं हांस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एक्चुअली उस समय की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल वॉचेस होती थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। बेसिकली वॉच के क्राउन को घुमाकर इस मेन स्प्रिंग को टाइट करना पड़ता था। फुली टाइट होने के बाद ये स्प्रिंग स्लोली अनवाइंड होती थी और वॉच के कांटों को चलाती थी। सिंपली स्पीकिंग ये बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी। इन वॉचेस को हर 2 दिन में वाइंड करना पड़ता था और ऑयस्टर के केस में अगर वाइंडिंग के बाद क्राउन को अच्छे से टाइट ना किया जाए तो पानी अंदर जा सकता था। इसीलिए हांस का अगला गोल था एक फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। हांस सालों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर का। ये बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रोटर था जो वॉच के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। ये रोटर मल्टीपल गियर्स के थ्रू मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला जब अपने हाथ या रिस्ट को मूव करता था तब ये रोटर घूमता था, फिर गियर्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती थी और अल्टीमेटली मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। मतलब केवल वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग वाइंड हो जाता था। ये वॉच ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए यानी परपेचुअली चल सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। पहले भी ऐसी ऑटोमेटिक वॉचेस बनाने की कई कोशिशें हुई थी, लेकिन रोलेक्स पहला था जिसने इसे इतना सक्सेसफुली बनाया था। परपेचुअल ने रोलेक्स और हैंस विल्सडॉर्फ को वॉच मेकिंग दुनिया का लेजेंड बना दिया था। लेकिन तभी 1939 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वॉर 2। वॉर के चलते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और रोलेक्स की सेल्स फिर से क्रैश हो गई। अगले कुछ सालों तक सभी मुश्किलों के बाद भी हांस ने रोलेक्स का सर्वाइवल इंश्योर किया, लेकिन फिर एक और ट्रेजेडी हो गई। 1944 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पिछले 6 साल हांस की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन बचपन से ऐसे चैलेंजेस फेस कर करके उन्होंने एक फाइटर माइंडसेट डेवलप कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जी को रीग्रुप किया और वापस उस काम में लग गए जिसमें वो वर्ल्ड्स बेस्ट थे, यानी वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी पूरी की और इसी ओकेजन में उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेटजस्ट, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी दिखती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि डेट का डिस्प्ले बहुत छोटा होने के कारण उन्हें डेट देखने में प्रॉब्लम आती थी। हमेशा की तरह हांस इसका सॉल्यूशन निकालने में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन उनकी वॉच के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी जिससे उन्हें डेट मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने डेटजस्ट वॉचेस के ऊपर 2.5x मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड करवा दिया और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। 1960 तक रोलेक्स ने और भी कई रिवॉल्यूशनरी वॉचेस लॉन्च की, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की, जो बेसिकली माउंटेनियर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच थी, ताकि उन्हें वॉच के डैमेज होने की चिंता ही ना करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स की GMT मास्टर लॉन्च हुई, जिसमें एक रोटेटिंग बेजल थी। ये वॉच मेनली पायलट्स के लिए थी, क्योंकि पायलट्स को फ्लाई करते वक्त अलग अलग टाइम जोन्स को ट्रैक करना पड़ता है और इस बेजल के थ्रू वो ऐसा कर सकते थे।
और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई, जिसे डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1960 में इसे टेस्ट करने के लिए उस समय के डीपेस्ट नोन ओशियन पॉइंट, जो करीब 11,000 मीटर गहरा था, वहां ले जाया गया था और उतनी गहराई में भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। इसी के साथ रोलेक्स ने अपने आप को वॉचेस के किंग के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया था। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की कैपेबिलिटी केवल एक वॉच ब्रांड के पास थी, और वो थी रोलेक्स। हांस ने रोलेक्स के साथ वो सभी चीजें अचीव कर ली थी जो कोई और वॉच मेकर सपने में भी अचीव करने का नहीं सोच सकता था। इसी के साथ 1960 में हांस विल्सडॉर्फ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी वॉच ब्रांड जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की।